वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले एक्सरसाइज में आपने एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा था। तो इसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ोगे जो कि किसी भी मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी की मदद से हम अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। फिर रो या कॉलम वाले मेथड से हम उसको एक्सपेंड करके आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। खासकर जो तीन तीन ऑर्डर वाले डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालना होता है, तो वहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी 1। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट the value of the determinant remains unchanged if its row and column are interchanged। इसमें यह कहा गया है कि अगर तुम किसी भी कोई भी मतलब डिटर्मिनेंट लो, कोई डिटर्मिनेंट करने जा रहे हो और उसके रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज कर दो यानी बदल दो, तो आपका जो डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए मान लेता हूँ कि 2 4 3 6 ले लिया मैंने। ठीक है, तो अब ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, तो और उसका रो में कॉलम में चेंज कर दो। चलो, तो ये रो है इसको कॉलम की तरह लिख दो और ये रो है इसे कॉलम की तरह लिख दो। ठीक है, तो लिखने के बाद अगर अब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जिसे हम डेल्टा के निशान से भी शो करते हैं या फिर हम DETA लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चेक करते हैं कैसे करते हैं। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और माइनस कर देते हैं। तो 2 गुना 6 और माइनस हो जाएगा 3 गुना 4। ऐसे ये वाला 2 गुना 6 और माइनस 4 गुना 3। तो देख रहे हैं कि 6 दूनी 12 घटा 3 चौक 12, और ये भी 3 दूनी 6 और घटा 4 तियाँ 12। तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो बस ये समझाने के लिए एग्जाम्पल था। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसको आप दोहरा लेना। ठीक है, कुछ सब अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि अगर हम चाहे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें और डिटर्मिनेंट निकालें तो वो सेम होता है। ठीक है, तो मान लो जो हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आपको ये भी लिखना होगा कि रो इज इंटरचेंजिंग टू कॉलम। ठीक है, तो ये आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी याद करना है कि हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इफ़ ए इज आ स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो ए अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, याद रहे। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट ए के ट्रांसपोज के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो याद करो कि ए का ट्रांसपोज, ये निशान क्या होता था कि ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, क्योंकि ट्रांसपोज में ही हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। सही है, अब हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 में ये कहा गया है कि इफ़ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर, ये डिटर्मिनेंट स्पेलिंग बड़ी होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट आर चेंज या इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें कहा गया है कि मान लो कोई मैट्रिक्स है तो उसके अगर कोई एक रो को दूसरे रो से चेंज कर दो या कॉलम को कॉलम से चेंज कर दो तो कुछ नहीं होगा, जो आपका डिटर्मिनेंट आता था बस उसका साइन चेंज आएगा। अगर वो पॉजिटिव आता था तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पुष्टि करने के लिए अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो ये मान लो 2 घटा 3 5 6 0 4 1 5 घटा 7। ठीक है, तो अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूँ। तो इसका डिटर्मिनेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, अभी जो पढ़ा था उसी के आधार पर है। इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना सिखाया गया होगा। ठीक है, तो आप निकालो। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहा हूँ तो 2 लिखूँगा, 2 लिख के इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये जाएगा, ये 0 इससे गुना होगा तो 0 और घटा 5 चौक 20। और फिर मैं यहाँ पर माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर ये -3 गुना -3 लिखते हैं, याद रहे। यहाँ पे हम प्लस का साइन लेते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ माइनस और फिर प्लस। अब ये -3 लेके अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़कर, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 1 4 माइनस, अभी गुना होगा 6 7 -42 घटा 4 एकम 4, फिर प्लस 5 लिखकर अब ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये 6 0 1 5 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 6 5 30 और घटा 0, 20 दूनी -40 रहेगा और ये माइनस प्लस का 3 और ये गुना हो जाएगा तो माइनस का 46 और ये जगह 5 गुना 30 150 हो जाएगा ये। ठीक है, तो -40 अब गुना होगा तो ये हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 6 3 18 का 8, हासिल गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, -138 और प्लस 150। इसको जमा घटा करेंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू जो होती है साइन वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अगर अब आप यूँ कर दो, इसी को अब क्या कर दो कि किसी एक रो को या कॉलम को चेंज कर दो। ठीक है, तो मैं चलो चेंज कर रहा हूँ R2 चेंज टू इंटरचेंज टू R3, मैं R2 को R3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या होगा, तो R1 तो सेम रहेगा, बस मैंने इनको R2 को R1 R3 से लिख दूंगा। तो ये 6 जो था वो नीचे आ जाएगा 6 0 4 और ये 1 5 -7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहले का जो डिटर्मिनेंट -28 आ रहा था तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो प्लस का 28 आएगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो 2 लिखेंगे, ये 2 लिख कर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर -3 लिख कर फिर ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो 1 -7 और 6 4, फिर हम लिखेंगे प्लस का 5 और फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1 5 6 और 0। अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और घटा 0, ये हो जाएगा प्लस का 3 4 एकम 4 घटा 6 7 42 और प्लस 5, ये हो जाएगा 0 घटा 6 5 30, ये हो जाएगा 40, ये घट जाएगा तो माइनस का, ये घट जाएगा तो 38 आएगा माइनस का। 38 को 3 से गुना करेंगे तो 38 3 से गुना करेंगे तो ये जाएगा ये माइनस का 114। ठीक है, और ये जाएगा माइनस का 150। रुक जाओ, लगता है कुछ गलती हो गई। यहाँ पे ये जो माइनस था तो मैंने माइनस यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, तो 42 2 46, 42 4 46 और 46 को फिर 3 से गुना करते तो 138 आया था। ठीक है, प्लस का। अब इन्हें जमा घटा करेंगे तो प्लस का 28 आएगा। ठीक है, तो अभी देखो थोड़ी देर पहले ये -28 आ रहा था और अब +28 आ रहा था, यानी साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी जो है उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी 3। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इफ़ एनी 2 रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल मीन्स ऑल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम,
तो देन द वैल्यू डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें कहा गया है कि अगर ना कोई डिटर्मिनेंट निकालना हो किसी का, तो उस डिटर्मिनेंट में अगर आपको कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपको आइडेंटिकल मिल जाए, यानी जिसके संगत मतलब जिसके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो अगर सेम हो जाए, तो उनका डिटर्मिनेंट करते ही उसका आंसर 0 ही आएगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। मान लो डिटर्मिनेंट करना है 3 2 3 2 2 3 3 2 3। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो रो है 3 2 3, ये भी 3 2 3, ये दोनों सेम है। या कह लो ये 3 2 2 2 है, ये 3 3 3 है, ये सेम है। तो कोई भी दो रो या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, यानी उसके एलिमेंट सारे सेम हैं। ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। पहले 3 लिखेंगे, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, फिर घटा ये 2 लिखेंगे, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे और बाकी बचे एलिमेंट लिख देंगे, फिर 3 लिख देंगे प्लस का, फिर ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे और ये 2 2 3 2, तो 2 2 3 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और घटा 2 3 6, ये जाएगा 3 दूनी 6 घटा 3 3 9, और ये जाएगा 2 दूनी 4 घटा 3 दूनी 6, ये 3 गुना 0 जाएगा। 6 में से घटा 9 गया घटा 3 और ये घटा 2, ये जगह आपका 3 गुना 0 0, ये जगह तुम्हारा 3 दूनी प्लस का 6 और ये 3 दूनी माइनस का 6, तो ये सोल्व करने पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। वैसे भी दिख रहा था कि R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो इसलिए ये 0 ही आना था आंसर। ठीक है, अब हम सीखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। तो चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये कहा गया है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइड बाय के। यानी मान लो कि कोई डिटर्मिनेंट है, उसका जो भी आंसर आ रहा हो, अगर उसके किसी रो में या कॉलम में हमने कोई कांस्टेंट संख्या यानी के मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो भी उतने गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलो इस बात की हम एक पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए तो मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया 1 2 3 है, और 4 3 2 और 1 2 1 ऐसे कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट करने पे जो भी आंसर आ रहा होगा तो वो आंसर सेम होगा। ठीक है, अगर हम इसमें मान लो कि अगर मैं अगर इस रो में अगर 2 गुना कर दूं, जैसे मैं डिटर्मिनेंट निकालूं और इसमें 2 गुना कर दूं, देखो अगर मान लो इस डिटर्मिनेंट में 2 गुना करना है तो दोनों किसी एक ही रो या कॉलम से कर सकते हैं। तो मान लो मैंने इसमें 2 गुना कर दिया, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 और बाकी ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है तो इसका डिटर्मिनेंट भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो इसका क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ 1, फिर ये लिखेंगे 3 2 2 1, फिर घटा 2 4 2 1 1, फिर जमा 3 4 3 1 2, तो आपका ये जाएगा 1 3 घटा 4, फिर घटा 2 4 घटा 2, फिर ये जाएगा 4 दूनी 8 और घटा 3, यह जाएगा आपका 1 गुना घटा 1, ये घटा 2 गुना 2 और जाएगा आपका 3 गुना 5, घटा 1 घटा 4 और जमा 15, तो आपका आंसर 10 आ रहा है। ठीक है, अगर आप यही वाला डिटर्मिनेंट करोगे तो 20 आएगा। तो देखते हैं, तो ये जाएगा आपका 2, हो जाएगा 3 2 2 1, फिर हो जाएगा आपका घटा 4, फिर 4 2 1 1, फिर जाएगा ये, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो, फिर ये जाएगा आपका जमा 6 और ये जाएगा 4 3 1 2, सोल्व करोगे तो 2 3 एकम 3 घटा 4, फिर जाएगा घटा 4, फिर 4 एकम 4 घटा 2, फिर जमा 6 और 4 दूनी 8 घटा 3,
तो ये आएगा 3 गुना घटा 1 घटा 4 गुना 2 और जमा 6 गुना 5। तो जाएगा 3 एकम घटा 3, 4 दूनी 8 और 5 एक 30, तो 6 पचे 30, सॉरी यहाँ 2 था तो 2 आएगा, तो ये सोल्व करने पे आ गया 20। तो देखो ये 10 था और ये 20 आ गया। तो ये हमारा चौथी प्रॉपर्टी हो गया कि इफ़, देखो ध्यान से पढ़ो, इफ़ each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, तो then the value of gets multiplied by k। और ध्यान रहे कि मैंने इसे 2 गुना किया तो वो 2 केवल एक ही रो में या एक ही कॉलम में गुना कर सकते हैं। तो मान लो मैंने 2 गुना किया तो वो 2 इसमें और फिर इसमें गुना कर देंगे, तो आंसर 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि इफ़ सम or element of a row or column of a determinant are expressed as sum of 2 or more terms, तो then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। इसमें कह रहा है कि अगर हम किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को ऐसे हम रो और कॉलम वाले एलिमेंट को अगर हम सम के रूप में यानी प्लस के रूप में शो कर पाए, जैसे हमने ये लिख दिया, इस वाले एलिमेंट को लिख दिया a1 प्लस लेमडा 1, इसको a2 प्लस लेमडा 2, इसको a3 प्लस लेमडा 3, ऐसे पाएँ तो प्लस में या माइनस में पाएँ तो अभी प्लस का समझो आप। ठीक है, तो हम इसको 2 बार इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हैं। अगर ये 3 बार प्लस में होता कि a1 प्लस लेमडा 1 प्लस अल्फ़ा 1 ऐसे कुछ होता, तो हम इसको जैसे 2 बार है तो इसको हम 2 बार एक्सप्रेस करेंगे। पहले a1 a2 a3 के साथ ये सारे आ जाएंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3, फिर प्लस इस लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 को यहाँ लिखकर फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो इसी बेस पर जो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो अभी ये भी प्लस में है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो लिख देंगे एक बार ए बी सी, जिसमें फिर ए बी सी एक बार लिख देंगे और ये एक्स वाई जेड एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा प्लस, फिर दूसरा 2x 2y और 2z के साथ बाकी अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये आइडेंटिकल हो गया, ये रो और ये R1 R2 आइडेंटिकल है तो इसीलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और यहाँ पर देखो ये भी आइडेंटिकल है, ये एक x एक y एक z है, ये डबल हो गया, डबल x डबल y डबल z, तो ये भी आइडेंटिकल माने गए हैं या प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये भी 0 होगा, तो बस इन दोनों का सम 0, तो हो गया ना प्रूव्ड। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है इफ़ each element of any row or column of a determinant, the equi-multiply of corresponding element to other row and added, तो then the value of determinant remain the same। तो इसका ये मतलब है कि जैसे मान लो आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 3 2 6 1 4 5 मान लो ऐसे दिया है, तो अगर तुम ये करते हो कि जैसे किसी रो में किसी दूसरे, मतलब मान लो जैसे ये जो पहली रो है इसमें तुम ऐड करती हो दूसरी रो में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके और उन्हें ऐड करती हो, तो जो डिटर्मिनेंट होगा उसका आंसर सेम होगा। ठीक है, तो ये कहा गया इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर तुम कॉलम में भी अप्लाई करते हो तो वो भी आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है, जैसे R1 में अप्लाई करोगे तो R1 चेंज टू R1 प्लस, अब R1 में ऐसे चेंज कर सकते हो कि R1 में अगर तुम R2 या R3 में कुछ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नो चेंज रहता है। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर मैं 2 गुना R3 जोड़ूँ। ठीक है, यानी R3 में इसके सब एलिमेंट में अगर 2 गुना करके अगर हम R1 में जोड़ें और फिर इससे एक नया टर्म आएगा। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट निकालें और एक जो नया आएगा उसका निकालें, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। तो एक बार देख लेते हैं।
तो मेरा नया डिटर्मिनेंट अब क्या बनेगा, ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो R1 में चेंज कर रहा हूँ कि मैं R1 में जमा कर रहा हूँ 2 गुना R3। तो R3 क्या है, एक में 2 गुना 2, 2 और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। ऐसी ये 2 है, इसका डबल 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। और ऐसी ये 5 है, 5 का डबल 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13। तो ये आप R1 में ऑपरेशन लगाया था, बाकी ये चेंज, इसको नो चेंज रहने दो। तो ऐसा करने के बाद अब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालो और इसका निकालो, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। तो एक बार पहले 1 लिखेंगे, 1 लिखकर ये रो ये कॉलम छोड़ देते हैं, आपको याद है। ठीक है, फिर -2 लिख के, फिर +3 लिखकर अब सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 पचे 10 और घटा 4 6 24, फिर घटा 2, 3 पचे 15, घटा 6 कम 6, और ये जाएगा +3, 3 चौक 12 घटा 2, ये आ जाएगा आपका -14। ये जाएगा 9 दूनी -18, और ये जाएगा 10 तिया 30। इसको जमा करोगे -2 आ गया। ठीक है, ऐसे अब इसको करेंगे। तो अब इसको मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो 3 लिख के 2 6 4 5, फिर घटा 10 लिख के 3 6 1 5, फिर जमा 13 लिख के 3 2 1 4। इसको सोल्व करूंगा, 3 5 दूनी 10 घटा 24, और घटा 10 गुना 3 पचे, ठीक है, 3 पचे 15 घटा 6, और 13 गुना 4 तिया 12 घटा 2। ये हो जाएगा 13 14 तिया 42, 10 नीम 90, और जमा ये 130। ये जोड़ोगे 132 जमा 130, तो ये भी आपका -2 ही आ गया। ठीक है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये छठी प्रॉपर्टी थी। इसमें हमें ये क्या करना होता है कि टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, यानी किसी रो के सभी एलिमेंट में, डिटर्मिनेंट के सभी एलिमेंट में इक्वी मल्टीप्लाई ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट टू द अदर रो एंड एडेड, यानी दूसरे रो में या कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड किया जाए और एक नया मैट्रिक्स बनाया जाए, तो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम। तो आपके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है। ठीक है, तो इसमें बस ध्यान देने वाली एक बात और होती है कि जैसे मान लो ऑपरेशन आप कई बार ऐसे अप्लाई करते हो कि आप ना मतलब 2 गुना कर देते हो। ठीक है, जैसे R1 में आप 2 गुना कर देते हो, आपका डिटर्मिनेंट भी 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर आप 3 गुना करते हो, आपका आंसर डिटर्मिनेंट भी 3 गुना हो जाता है। इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप मान लो डिवाइड करते हो 2 से, तो आपको 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो मान लो कोई बार आपने R2 में अप्लाई किया कि R2 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिटर्मिनेंट में भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लगभग हमने आपको सारी प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ा दिए हैं। आप उन सभी प्रॉपर्टी का अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसको अप्लाई करते हुए फिर आप ना एक्सरसाइज 4.2 को ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी कराएंगे लेकिन आपसे हो जाएगा, तो आप पहले ट्राई करें प्रॉपर्टी को समझकर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।